हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदालय एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो है यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल का टॉपिक नंबर 2, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज क्या होता है? सोर्सेज जो है वो एक जगह या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंटरनेशनल लॉ के रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बने हैं। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट्स और ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ का जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसके सोर्सेज पर है। वन बाय वन हम जितने भी सोर्सेज दिए हुए हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। But before starting, don't forget to join our Telegram channel and Discord server to get all the study material in different regional languages. You can also WhatsApp us for other inquiries. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसमें किन सोर्सेज में हमें सबसे ज़्यादा फोकस देना है? सबसे पहला है ट्रीटी, सेकंड है कस्टम, फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, फोर्थ इज जुडिशियल डिसीजन, फिफ्थ इज jurist वर्क एंड सो ऑन। वन बाय वन हम एक एक सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज जो है उन्हें समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 38। अब ये जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी केस को डिसाइड करती है तो कौन से जो सोर्सेज हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है। और इस आर्टिकल में दिए गए जो सोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला कौन सा सोर्स दिया हुआ है? इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिसे हम ट्रीटीज भी कह सकते हैं। अब ट्रीटीज क्या होता है? बेसिकली ये दो कंट्रीज के बीच में कुछ रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं जो दोनों कंट्री साइन करती है और अपने आप को बाइंड करती है उसके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब ये जो है वो सबसे प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम्स। अब इसमें क्या होता है? जब कोई भी कंट्री बहुत ही लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है और उनको ऐसा लगने लगता है कि ऐसा करना उनकी लीगल ड्यूटी है, तो वो कस्टम बन जाता है और ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। नेक्स्ट क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। ये वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्री के जो डोमेस्टिक लीगल सिस्टम होता है उसमें कॉमन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैक्टा संत सरवंदा और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट कौन से हैं? जुडिशियल डिसीजन मतलब प्रेसिडेंट या फिर जो हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स होते हैं उनकी टीचिंग्स। सबसे पहले हम इन सभी सोर्सेज की हायरार्की समझेंगे। टॉप मोस्ट पे आता है ट्रीटीज या फिर कन्वेंशंस। अब कोई भी कोर्ट जो होती है जब किसी केस को डिसाइड करती है तो जिस सोर्स को सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा वो क्या होगा? ट्रीटीज। अगर कोई रूल इसमें फिट नहीं बैठता तब क्या कंसीडर किया जाएगा? कस्टम्स को। इफ अगर यहां पर भी अवेलेबल नहीं है तब किया जाएगा जनरल प्रिंसिपल्स को। इन तीनों सोर्सेस को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सोर्सेस। अब अगर कोई भी जो आंसर चाहिए वो इन तीनों ही सोर्स में अवेलेबल नहीं है
तो कोर्ट कहाँ जा सकती है? जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जो प्रेसिडेंट्स होंगे उनके पास, या फिर जूरिस्ट राइटिंग। और इन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी सोर्सेस। इन्हें एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है, ना कि एज अ लॉ। अब स्टार्क ने इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है कि सोर्सेस क्या होते हैं। एक्चुअल मटेरियल है जहां से इंटरनेशनल लॉयर्स जो होते हैं वो ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन पे कौन से रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेट प्रैक्टिस, मतलब कंट्री का बिहेवियर। फिर डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस, नेशनल लेजिस्लेशन, मतलब कंट्री का लॉ, और उसके बाद है जुडिशियल अवार्ड्स। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में ट्रीटीज को, जो कि इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है उसके आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या दिया हुआ है कि कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन को एज अ सोर्स ऑफ लॉ किसी भी केस में अप्लाई कर सकती है। फिर वीना कन्वेंशन ऑफ 1969 में आर्टिकल 2 में डेफिनेशन दी हुई है ट्रीटी की। क्या डेफिनेशन है कि ट्रीटी क्या होती है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स जो किससे गवर्न होता है? इंटरनेशनल लॉ से। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो जैसे दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और अपने आप को बाइंड करते हैं, वैसे ही जब दो पार्टी आपस में कोई भी रिटन एग्रीमेंट साइन करती है तो उसे ट्रीटी कहा जाता है। अब ये बेस्ड किस पे है? कंसेंट एंड ऑटो लिमिटेशन पे। मतलब कंसेंट मतलब कि दोनों पार्टी जो उसे साइन कर रही हैं वो अपने कंसेंट से उसे साइन करती हैं, कोई भी उन्हें जबरदस्ती वो साइन नहीं करवा सकता या उनके ऊपर ट्रीटी के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। और ऑटो लिमिटेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री किसी ट्रीटी को साइन करती है तो वो कहीं ना कहीं जो अपना सोवरेन पावर होता है उसे लिमिट करती है, जिससे कि जो ट्रीटी के रूल्स हैं वो अप्लाई किए जा सके। ठीक है। मे क्रिएट जनरल नॉर्म्स फॉर फ्यूचर कंडक्ट लॉ मेकिंग ट्रीटी। मतलब ऑलमोस्ट टाइम पर क्या होता है कि फ्यूचर कंडक्ट के लिए या फिर लॉ मेकिंग ट्रीटी जो है वो बनाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दो कंट्रीज ने उसे साइन किया है उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन पर ही अप्लाई होंगे। अगर कोई ट्रीटी जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुई है तो इसके जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो किसी थर्ड कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर कस्टम और ट्रीटी जो है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, कि जैसे कोई कस्टम था जो बहुत टाइम से चला आ रहा था और अब वो ट्रीटी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी तो फिर ट्रीटी जो होगी वो प्रिवेल करेगी। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीटीज को। सबसे पहला क्या है? बायलेटरल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रीटी है वो किसके बीच में है? दो स्टेट्स के बीच में है। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल। ये मल्टीपल स्टेट्स के बीच में होती है और इसका जनरली मोटिव क्या होता है? कोई भी यूनिवर्सल नॉर्म को सेट करना। फिर है लॉ मेकिंग ट्रीटी, जो स्टैब्लिश की जाती है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में कुछ जनरल नॉर्म्स को स्टैब्लिश किया जाए। अब हम वन बाय वन जो भी लैंडमार्क ट्रीटीज हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें समझते हैं। सबसे पहले ट्रीटी आई थी 1648 में, जिसका क्या नाम था? पीस ऑफ वेस्टफेलिया। ये जो ट्रीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे फाउंडेशनल फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। अब इसमें क्या स्टैब्लिश किया गया था? इसमें स्टैब्लिश किया गया था स्टेट सोवरेनिटी को। मतलब ये एक ऐसा प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ इस ट्रीटी में कि जो कंट्रीज हैं उनके पास उनके इंटरनल अफेयर्स को लेकर सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी और कोई भी जो दूसरी कंट्री होगी वो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट था 1815 में दिया हुआ है कांग्रेस ऑफ वीनिया। जब यूरोप और नेपोलियनिक वॉर खत्म हुआ था उसके बाद यूरोप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये कांग्रेस बनाई गई थी।
अब इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, बैलेंस ऑफ पावर को, कि जिससे आगे जाके फ्यूचर में कोई भी कंट्री इतनी स्ट्रांग ना हो कि वो दूसरी सारी कंट्रीज के ऊपर रूल कर सके। अब इसमें दो और कॉन्सेप्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, वो कौन से थे, डिप्लोमेसी एंड दूसरा था इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का। फिर नेक्स्ट है 1899 एंड 1907 में, जब क्या हुआ था, हेग कन्वेंशंस हुए थे। ये पहले कन्वेंशंस थे जिन्होंने लॉज ऑफ वॉर को क्वाडिफाई किया। साथ ही साथ जो कंट्री वॉर के टाइम पे न्यूट्रल कंट्रीज होती हैं उनके लिए कुछ रूल्स स्टैब्लिश किए गए। फिर पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो तरीके थे उन्हें भी डेवलप किया गया। देखा जाए तो ये एक ऐसा कन्वेंशन था जिसने क्या किया, लॉज ऑफ वॉर की फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट है 1919 में जो इवेंट हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सालीज। इसने सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर वन को एंड किया और जर्मनी के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। उसके बाद इसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन। अब ये किसके लिए क्रिएट किया गया था, फ्यूचर वॉर्स को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट इसमें फ्यूचर में आने वाले जो यूनाइटेड नेशन था उसका रास्ता ओपन कर दिया था। फिर है 1928 में आया केलॉग ब्रिएंड पैट। अब इसमें क्या हुआ था कि ये एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटी थी, बिकॉज इसने वॉर को एज अ टूल ऑफ नेशनल पॉलिसी आउटलॉ कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि दो कंट्रीज को अपने बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आगे जाके ये क्या बना, यूएन चार्टर में जो एग्रेशन के ऊपर प्रोहिबिशन लगाने का बेस सेट किया था इस ट्रीटी ने। नेक्स्ट है 1945 में यूएन चार्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंटरनेशनल लॉ में सबसे बड़ा माइलस्टोन था। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ उसके बाद वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया था, जिसने सेट किए प्रिंसिपल फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है 1948 में जो कन्वेंशन हुए थे जिसका नाम था जीनोसाइड कन्वेंशन। इसमें जीनोसाइड को डिफाइन किया गया और साथ ही साथ प्रोहिबिट किया गया, और ये बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि इसे जस्ट कॉगन्स माना गया था। इसका क्या मतलब है, फंडामेंटल, यूनिवर्सल एंड साथ ही साथ नॉन डिरोगेबल। लॉ माना जाता है और जीनोसाइड को जस्ट कॉगन्स माना गया। फिर 1949 में जेनीवा कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, जिसने क्या किया, इन कन्वेंशंस में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें क्या था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सिविलियंस एंड जो वाउंडेड सोल्जर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाए गए, और ये जो है वो यूनिवर्सली रेटिफाइड है। नेक्स्ट है 1961 में जो आया था वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसमें जो रूल्स थे फॉर डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज उन्हें कॉडिफाई किया गया। उसके बाद 1966 में दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज को अनाउंस किया गया था, जो कौन से थे, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स CCPR, जिसमें सेट किए गए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसमें स्टैब्लिश किया गया फ्रेमवर्क फॉर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। फिर 1969 में आया वीना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज VCLT, जिसने कॉडिफाई किए रूल्स फॉर ट्रीटी फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन एंड टर्मिनेशन। तो देखा जाए तो ये ट्रीटी बाकी ट्रीटीज के लिए एक
ट्रीटी है। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ट्रीटीज बनाई गई थी उनके बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1987 में जो आई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉडल ट्रीटी बनाई थी। उसके बाद डिस्कस करते हैं 1992 में जो कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसने प्रमोट किया कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। फिर 1994 में आया था मराकेश एग्रीमेंट, जिसने स्टैब्लिश किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका काम क्या था गवर्न करना ट्रेड रूल्स को ग्लोबल लेवल पर। फिर 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसने सेट किए कुछ बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, और ये आगे जाके प्रीकर्सर बना पेरिस एग्रीमेंट के लिए। फिर 1998 में रोम स्टैट्यूट आया, जिसने स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को टू प्रोसिक्यूट वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फिर 2015 में आया पेरिस एग्रीमेंट, जो कि क्या था एक ग्लोबल फ्रेमवर्क सेट किया उसने फॉर कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिर 2017 में ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसने सबसे पहली बार लीगली बाइंड किया, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट किया न्यूक्लियर वेपन्स को, और इसका गोल क्या था कि टोटल एलिमिनेशन किया जाए न्यूक्लियर वेपन्स का। नेक्स्ट है 2023 में जो आया था हाई सीज ट्रीटी, जिसने प्रोटेक्ट किया मराइन लाइफ को इन इंटरनेशनल वाटर्स बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन अंडर अ न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ UNCLOS। फिर 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को, जो कि एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ट्रीटी थी, जिसने कॉम्बैक्ट किया साइबर क्राइम रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उनके साथ, और साथ ही साथ स्ट्रेंथन किया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को इन दिस एरिया। अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, तो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 253 जो है वो इससे कनेक्टेड है। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ गाइडिंग इंडियाज ट्रीटी कमिटमेंट्स, और 253 का कहना है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कस्टम को। ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लॉ में रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो कस्टम है वो क्या है, अनरिटन एंड ट्रेडिशनल। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है उसमें आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल कस्टम को कोर्ट जो है वो अप्लाई करेगी केस के ऊपर एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। ये डेफिनेशन को समझने के लिए हमें जो कस्टम के दो कोर एलिमेंट्स हैं उन्हें समझना होगा। सबसे पहला क्या है, जनरल प्रैक्टिस, और दूसरा है एक्सेप्टेंस एज लॉ। जनरल प्रैक्टिस का क्या मतलब है, जब सारी कंट्रीज जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती हैं और वो जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट नेचर का है और साथ ही साथ वाइड स्प्रेड है, मतलब कोई भी एक ऐसी प्रैक्टिस जो सारी कंट्रीज जो है वो कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, तो उसे कहा जाता है जनरल प्रैक्टिस। उसके बाद जो दूसरा कोर एलिमेंट है वो है एक्सेप्टेंस एज लॉ। इसका क्या मतलब है, जो कंट्री उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट या कर्टसी के रूप में नहीं बल्कि एक लीगल ऑब्लिगेशन मानते हुए फॉलो कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रैक्टिस को फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी है, तो उसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस एज लॉ। वेस्टलेक के अकॉर्डिंग कस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऐसा कंडक्ट जिसको रिगार्ड किया जाए एज ऑब्लिगेटरी बाय सोसाइटी। फिर स्टार्क ने डेफिनेशन दी कि कस्टम कैसे बिल्ट होता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज होता है कोई आदत बनना, कोई यूसेज बनना, और जब वो धीरे धीरे जनरल और बाइंडिंग होता चला जाता है तो वो कस्टम बन जाता है। फिर केस है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा,
कि अगर किसी भी प्रैक्टिस को कस्टम बनाना है तो उसकी कंडीशन क्या होंगी। एक तो जनरल प्रैक्टिस होना चाहिए और साथ ही साथ सिर्फ जनरल प्रैक्टिस काफी नहीं है, ओपिनियो जूरिस भी होना जरूरी है। कोई भी पर्सन अगर ब्रीच करता है कस्टम को तो वो इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट है और उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उस स्टेट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, ड्यूरेशन, एग्जिस्टेंस ओवर टाइम, कंटिन्यूटी और जनरलिटी। अब हम कस्टम का इंटरेक्शन देखते हैं विद अदर सोर्सेज। सबसे पहले है ट्रीटीज। तो जब कस्टम बहुत टाइम से चला आ रहा होता है तो हो सकता है कि वो ट्रीटी में कन्वर्ट हो जाए। जनरल प्रिंसिपल्स, कस्टम डिराइव होते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल लाइक गुड फेथ, जुडिशियल डिसीजंस। कोर्ट जो है वो क्लैरिफाई करता है और कस्टमाइज करता है रूल्स को। अब जस कोगन्स का क्या मतलब होता है, जस कोगन्स मतलब ऐसे बेसिक रूल्स that are non-negotiable और इन रूल्स को कोई भी कंट्री ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैन ऑन एग्रेशन या फिर जेनोसाइड। और अगर कोई भी देश ऐसा ट्रीटी बनाता है जो इन पर्टिकुलर रूल्स को या नॉर्म्स को कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है तो वो जो ट्रीटी होगी वो इनवैलिड कंसीडर की जाएगी, क्योंकि वो क्या है, जस कोगन्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो देखा जाए तो जस कोगन्स जो है वो इंटरनेशनल लॉ के सबसे ऊपर बेसिक रूल्स या फिर मॉरल रूल्स की तरह काम करता है। अब हम कुछ लैंडमार्क केसेस देखते हैं जो डिसाइड किए गए हैं बाय कस्टम। सबसे पहला केस है लोटस केस, 1927 में जो हुआ था। अब ये जो केस था वो टर्किश और जो फ्रेंच शिप्स थी उनके कोलिजन के रिलेटेड था। और इसमें क्या प्रिंसिपल निकल के आया, लोटस प्रिंसिपल, जिसका क्या मतलब है कि स्टेट जो है वो काम कर सकती है जब तक एक्सप्लिसिटली इंटरनेशनल लॉ उस काम को एक्सक्लूड नहीं करता। स्टेट जो है वो फ्री है टू एक्ट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ, जिसने सोवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट किया था। फिर केस है स्कॉटिया केस। इस केस में यूएस कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो वाइडली एक्सेप्टेड मैरीटाइम नेविगेशन के रूल्स हैं वो अब बाइंडिंग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुके हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस है उसकी और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट केस है पकीट हवाना केस। इस केस में क्या स्टैब्लिश किया गया कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है वो डोमेस्टिक लॉ का पार्ट है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि जो फिशिंग बोट्स होती हैं उन्हें वॉर के टाइम पे कैप्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिशिंग बोट्स को इम्यूनिटी देना इंटरनेशनल कस्टम है। नेक्स्ट केस है असाइलम केस। इस केस में कोर्ट ने ये स्टैब्लिश किया कि जो रीजनल कस्टम है उन्हें प्रूव करने के लिए एक तो वो यूनिफॉर्म होने चाहिए और साथ ही साथ एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर कुछ कंट्रीज की वो मेयर हैबिट है तो वो वैलिड नहीं है। उसके बाद केस है एंग्लो नॉर्वेगियन फिशरी केस। इस केस में कोर्ट ने क्या स्टैब्लिश किया कि जो नॉर्वे की कोस्ट लाइन को मेजर करने का जो तरीका है वो वैलिड है और साथ ही साथ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल को। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी कंट्री किसी डेवलपिंग कस्टम का स्टार्टिंग से ही अपोज कर रही है तो वो उस पर्टिकुलर कस्टम से बाउंड नहीं मानी जाएगी। फिर केस है कुर्फू चैनल केस। इस पर्टिकुलर केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया गया था। कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट को नोइंगली अलाउ नहीं करना है कि उनकी टेरिटरी से किसी और स्टेट को हार्म पहुंचाया जाए। ठीक है, फिर केस है राइट ऑफ पैसेज केस। ये केस इंडिया और पोर्टुगल के बीच हुआ था, जिसमें क्या कहा गया कि लोकल कस्टम भी वैलिड होंगे इफ अगर वो बेस्ड है ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। फिर है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस। इसमें क्या कहा गया, कस्टमरी लॉ में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो स्टेट प्रैक्टिस साथ ही साथ ओपिनियो जूरिस। ट्रीटी जो है वो ऑटोमेटिक कस्टम नहीं माना जाएगा। फिर केस है निकरागुआ वर्सेस यूएसए, जिसमें क्या स्टैब्लिश किया गया कि कुछ जो कस्टमरी नॉर्म्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रीटी से। मतलब कि अगर कोई भी कंट्री उस ट्रीटी के बाहर भी चली जाती है तो भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं जिसमें वो बंधी रहेगी बिकॉज ऑफ कस्टमरी नॉर्म्स, जैसे कि नॉन यूज ऑफ फोर्स या फिर नॉन इंटरवेंशन। फिर है जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटी।
कि स्टेट की इम्यूनिटी क्या है कस्टमरी लॉ इवन इन एचआर वायलेशन केसेस, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के कोर्ट में स्यू नहीं किया जाए, ये एक कस्टमरी लॉ है और ये इवन एचआर वायलेशन के केसेस में भी अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक हमने इंटरनेशनल लॉ में जो 3 प्राइमरी सोर्सेज थे उनमें से 2 को अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा प्राइमरी सोर्स डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। इसे रिकॉग्नाइज किया गया है आईसीजे के आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। इसे सब्सिडरीली अप्लाई किया जाता है, मतलब अगर किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटी या कस्टम अवेलेबल ना हो तो कोर्ट अप्लाई करती है प्रिंसिपल्स को केस को सॉल्व करने के लिए। मतलब ये किसका काम करता है, गैप फिलर का काम करता है। जहां पर सोर्सेस चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, वहां प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। रूल्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं होने चाहिए स्कोप में, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1 या 2 लीगल सिस्टम तक हैं, ये वाइडली अप्लाइड होने चाहिए। फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट इन देयर लीगल सिस्टम, काफी सारे जो भी मोस्टली कंट्रीज हैं उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज करा हुआ होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ग्लोबली। इंटरप्रिटेशन देखते हैं जनरल प्रिंसिपल का दूसरे सोर्सेस के साथ। सबसे पहले है ट्रीटी, तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। फिर कस्टमरी लॉ की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं इनटू कस्टम। फिर जस कॉगन्स, कुछ जस कॉगन्स के नॉर्म और जनरल प्रिंसिपल में ओवरलैप देखने मिलता है। फिर है जुडिशियल डिसीजन, तो कोर्ट जो है वो अप्लाई करती है इन प्रिंसिपल्स को जिससे कि वो क्लैरिफाई या एक्सपांड कर सके लॉ को। अब हम 1 बाय 1 लैंडमार्क केसेस देखते हैं जहां पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस को अप्लाई किया गया है। सबसे पहला केस है चॉरकोजो फैक्ट्री केस। इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया गया था जिसका क्या नाम है, फुल रिपेरेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री के किसी भी एक्ट की वजह से नुकसान होता है तो उस कंट्री की लाइबिलिटी बनती है कि वो उस एक्ट को रेक्टिफाई करे जिससे कि रॉन्गफुल एक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो वाइप आउट हो सके। और इसका ओरिजिन या बेस कहाँ से बना, ट्रॉट और इक्विटी से। फिर केस है कोरफू चैनल केस जिसमें ड्यू डिलिजेंस का कॉन्सेप्ट था कि स्टेट को नोइंगली अपनी टेरिटरी यूज करने नहीं देनी है किसी और स्टेट को हार्म पहुंचाने के लिए। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ट्रॉट और पब्लिक लॉ से। फिर असाइलम केस में कंसिस्टेंसी एंड एस्टोपल बताया गया इन स्टेट कंडक्ट। एस्टोपल का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया कि एक बार अगर स्टेट जो है वो कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कंडक्ट करती है तो वो बाद में उससे पीछे नहीं हट सकती। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इक्विटी से। उसके बाद केस है एंग्लो नॉर्वेगियन फिशरी केस जिसमें प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था गुड फेथ का। और ये जो है प्रिंसिपल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर है नॉर्थे बोहम केस। इस केस में कोर्ट ने नेशनैलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया जो क्या था, जेन्युइन लिंक का प्रिंसिपल। और ये कहाँ से लिया गया था, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से। फिर है टेम्पल ऑफ प्रीह विहार। इस केस में प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था एस्टोपल का जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके जो भी आपने पहले स्टेटमेंट या कंडक्ट किया है उससे लेटर आप भाग नहीं सकते या लेटर डिनाई नहीं कर सकते। इसे कहाँ से लिया गया, एस्टोपल कंडक्ट प्रिवेंट लेटर डिनायल ऑफ राइट्स। फिर केस है साउथ वेस्ट अफ्रीका लोकस स्टैंडी, मतलब लीगल स्टैंडिंग, जो कि कहाँ से लिया गया, प्रोसीजरल लॉ से। उसके बाद केस है बार्सिलोना ट्रांजेक्शन केस जिसमें जनरल प्रिंसिपल जो अप्लाई किए गए थे वो थे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का और शेयर होल्डर प्रोटेक्शन का जिसका ओरिजिन कहाँ से था, कंपनी लॉ में से। फिर निकारागुआ वर्सेस यूएसए जिसमें जो जनरल प्रिंसिपल अप्लाई किए गए थे वो थे गुड फेथ और साथ ही साथ डिस्कस की गई थी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ओरिजिन कहाँ से था इन प्रिंसिपल का, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और साथ ही साथ
ट्रॉट में से। फिर ला ग्रांड केस जिसमें बाइंडिंग नेचर डिस्कस किया गया था प्रोविजनल मेजर्स का और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, जुडिशियल प्रोसेस में से। फिर केस था जो 2003 में आया ऑयल प्लेटफॉर्म केस जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ और एविडेंस स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया था और इसका ओरिजिन था प्रोसीजरल जस्टिस में से। फिर था अवीना केस जिसमें ड्यू प्रोसेस इन कॉन्सुलर राइट्स को अप्लाई किया गया और इसका ओरिजिन था क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ में से। डियालो केस में राइट ऑफ एलियंस प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिटरी डिटेंशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया। फिर जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटी में स्टेट इम्यूनिटी को प्रोसीजरल माना गया और उसे सेपरेट रखा गया फ्रॉम ह्यूमन राइट लॉ और इसका ओरिजिन हुआ था इंटरनेशनल लॉ के जनरल प्रिंसिपल प्लस कस्टम में से। अब नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन। हमने जितने भी प्राइमरी सोर्सेस थे वो अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी और सब्सिडरी सोर्सेस की तरफ, जिसमें पहला सब्सिडरी सोर्स क्या है, जुडिशियल डिसीजन। ये एक सब्सिडरी सोर्स है जो क्लैरिफाई करता है, इंटरप्रिटेट करता है, आइडेंटिफाई करता है इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को। मतलब जब भी ट्रीटी में या कोई कस्टम में एम्बिग्यूटी होती है तो जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं उसे इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करते हैं। इनकी बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होते, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ में बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परसुएसिव अथॉरिटी ही होती है। फिर म्युनिसिपल कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं एज पर ओपेनहाइम वो कोई सोर्स नहीं है बट एक इंटरप्रिटेशन करने में गाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ जुडिशियल डिसीजंस डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये प्राइमरी यूएन जुडिशियल ऑर्गन है और इसका जो भी डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो जो पार्टी होती है उस पर्टिकुलर केस में उनके ऊपर, और ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 59 में। नेक्स्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये प्री डिसेसर थे टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल लोटस केस जैसे केसेस जो है वो आज भी उनका जो जजमेंट है वो रिलेवेंट है। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंटरप्रिटेट करते हैं क्रिमिनल लॉ को। इसमें एग्जाम्पल है लुबंगा केस। अब इस केस में जो वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया गया था, ठीक है। एडहॉक ट्रिब्यूनल ICTY, ICTY का क्या मतलब है, इंटरनेशनल ICTY का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मल यूगोस्लेविया, ठीक है। और ICTR का क्या मतलब है, ICTR इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवंदा। अब ये जो दोनों ही ट्रिब्यूनल्स थे वो इन दोनों ही टेम्पररी ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया गया था, बनाया गया था। और अगर हम केस की बात करें तो तादिया जो केस था उसमें ICTY ने ह्यूमैनिटेरियन लॉ को इंटरप्रिटेट किया था। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, जिसमें इस केस में ट्रिब्यूनल ने क्या डिसाइड किया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबाउंड्री हार्म। मतलब ट्रांसबाउंड्री हार्म मतलब कि जब एक कंट्री की वजह से दूसरी कंट्री को जो नुकसान पहुंचता है वो। फिर है डोमेस्टिक कोर्ट, पैकीट हवाना केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो थी USA की उसने जो इंटरनेशनल कस्टम लॉ है उसे डोमेस्टिक लॉ का पार्ट माना था। फिर ICJ एडवाइजरी ओपिनियन, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं बट इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अब नेक्स्ट जो सोर्स है जो कि सेकेंडरी सोर्स है या सब्सिडरी सोर्स इसे कंसिडर किया जाता है वो डिस्कस करते हैं, जो है जूरिस्ट वर्क्स। इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ सब्सिडरी मींस, जो कि किसके लिए यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन या इंटरप्रिटेशन के लिए, लॉ क्रिएशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये प्रोवाइड करता है इंटरप्रिटेशन और एविडेंस ऑफ ट्रीटी, कस्टम एंड जनरल प्रिंसिपल्स। फिर तभी कंसिडर किया जाएगा इफ
जो ऑथर है वो कौन है, हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड है। अब इसे रिफर किया जाता है एज अ फाइनल रिसोर्ट, मतलब अगर बाकी सारे जितने भी हमने अभी तक सोर्सेस पढ़े वो अप्लाई नहीं हो सकते, इनसफिशिएंट है, तो ही हमें ज्यूरिस्ट वर्क की तरफ आगे बढ़ना है। ये कुछ नोटेबल ज्यूरिस्ट की लिस्ट है, वो आपको रीड करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एज सच एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये ऑथर का नाम है और यहाँ उनकी बुक का नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ से जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे कि इक्विटी, ये रेफर करता है टू दी फेयरनेस, जस्टिस, रीजनेबलनेस, जो कि किस में हेल्प करती है, रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को और साथ ही साथ नॉर्म्स को इंटरप्रिटेट करने के लिए। ये कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है आर्टिकल 38 वाला जो हमने अभी आगे के जो भी सोर्सेस पढ़े उसमें। रिकॉग्नाइज किया गया है इसे एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स अंडर जनरल प्रिंसिपल और जुडिशियल डिस्क्रिशन। ये गाइड करता है ट्रीटी और कस्टम को इंटरप्रिटेट करने में, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल इसे अप्लाई करते हैं जिससे इंश्योर हो सके कि एक जस्ट आउटकम मिले जो कि बियॉन्ड हो रिजिड लॉ के। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली, कि वैसे तो इन्हें रिकमेंडेशन कंसिडर किया जाता है बट इनकी एक नॉर्मेटिव वैल्यू होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स हैं इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो फिर अनएनिमसली ये इसे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो ये आगे जाके जो रेजोल्यूशन है वो लॉ की तरह अडॉप्ट किया जा सकता है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लॉ, फिर कुछ एग्जांपल देखें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन है ये। फिर फ्रेंडली रिलेशन डिक्लेरेशन डिफाइनिंग एग्रेशन इन 1974, डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट सोवेरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो पहले रेजोल्यूशन हुआ करते थे, पर इनमें से कई प्रिंसिपल जो हैं वो अब क्या बन चुके हैं, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चार्टर ऑफ यूएन। यूएन चार्टर जो है वो सोल है ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जो रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो जो इसके मेंबर स्टेट होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, साथ ही साथ ये फाउंडेशन है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का। लास्ट है इंटरनेशनल कमिटी। अब इंटरनेशनल कमिटी का क्या मतलब होता है, कमिटी मतलब जब कोई एक पर्टिकुलर नेशन दूसरे नेशन के साथ किसी एक स्पेसिफिक एटीट्यूड में या किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर में बिहेव करता है और रिटर्न में वो नेशन भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है, जिससे कि क्या शो होता है सेम एटीट्यूड और सेम रिस्पेक्ट, तो उसे कहा जाता है कमेटी। अभी तक हमने जितने भी सोर्सेस थे उनके रिलेटेड केसेस थे वो सब अच्छे से देख लिए हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी मिले कि कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से बनकर आते हैं। सबसे पहला है जस कोगन्स का क्या मतलब होता है। हमने रीड किया जस कोगन्स का क्या मतलब होता है, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। परएम्पटरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, परएम्पटरी नॉर्म्स विच डज नॉट परमिट डेरोगेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। हमने क्या रीड किया था कि जस कॉगन्स क्या होते हैं, परएम्पटरी नॉर्म्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन डिरोगेबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इन इंटरनेशनल लॉ जस कोगन्स मतलब कंपेलिंग लॉ रेफर करता है एक ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ परएम्पटरी नॉर्म्स जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे जेनोसाइड, स्लेवरी या फिर स्लेव ट्रेड या टॉर्चर एक्सेट्रा। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कोई भी डेरोगेशन जो है वो परमिट नहीं होता। इसका क्या मतलब है, स्टेट जो है वो कोई भी ऐसी ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं बना सकती जो वायलेट कर दे इन नॉर्म्स को। इफ अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस होंगे और वो क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमने जो सोर्सेस पढ़े उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ वो सोर्स नहीं है आर्टिकल 38 के अंदर। जुडिशियल डिसीजन ये था तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। राइटिंग ऑफ मोस्ट क्वालिफाइड पब्लिश्ड ये भी था तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है।
और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशन ये भी था। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? कम्युनिटी कस्टमरी लॉ। MCQ नंबर 3, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनमें से किस केस में अप्लाई हुआ था? कोर्फू चैनल केस, असाइलम केस, मैव्रोमैटिस पैलेस्टाइन कॉन्सेंशंस केस या फिर रिपेरेशन केस? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर करेक्ट इसलिए है क्योंकि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, जो क्या था ICJ का प्रीडेसेसर, उसने इस पर्टिकुलर केस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसलिए ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है MCQ नंबर 4, पेक्टा त्रेटीज नेक नोकेंथ नेक प्रोसंथ मीन्स, इसका क्या मतलब है इस लैटिन मैक्सिम का? मल्टीलेटरल ट्रीटीज प्रिवेल करती हैं ओवर बायलेटरल ट्रीटीज, या फिर ट्रीटीज आर नो बाइंडिंग इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, ओनली पार्टीज टू एन इंटरनेशनल ट्रीटीज आर बाउंड बाय इट, या फिर द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज कैन नॉट बी थ्रोरेटेड बाय बायलेटरल ट्रीटीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओनली पार्टीज टू एन इंटरनेशनल ट्रीटीज आर बाउंड बाय इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में दिया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ज्यूरिस्ट वर्क, इंटरनेशनल कस्टम्स एंड जस्टिस एंड इक्विटी। लिस्ट 2 में दिया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय द नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, फिर बुर्किना फासो वर्सेस मॉल, पोर्चुगल वर्सेस इंडिया, वकीट हबाना केस। तो इंटरनेशनल कस्टम में हमने क्या देखा था? रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का करेक्ट आंसर है बुर्किना फासो वर्सेस मॉल, ज्यूरिस्ट वर्क का है पोर्चुगल वर्सेस इंडिया, और जस्टिस एंड इक्विटी का है वकीट हबाना केस। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL का ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विद्यालय एकेडमी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।